जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी यानी अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षा आधारित हिंदी के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभा दास ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा था। यह तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा कि उनका रामायण भारत की बाइबिल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोक नायक और महात्मा थे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान कासगंज, उत्तर प्रदेश, पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। वर्तमान में पटियाला कासगंज जनपद में स्थित है। ये सूफी संप्रदाय के साधक और संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हजरत औलिया इन्हें तुर्क-ए-अल्लाह कहकर पुकारते थे। खुसरो को खड़ी हिंदी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये मुख्य रूप से फारसी कवि थे। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजिका में बी माना था, किंतु संशोधित में ए को सही माना। अमीर खुसरो की मुख्य रचनाएं हैं ताज उल फतह, तुगलकनामा, सारीन ओ खुसरो, लैला ओ मजनू आदि। फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो का पूरा नाम है, तो इसमें तो नहीं है, ए बी में नहीं है। यहाँ डी विकल्प है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी यानी हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें हिंदी में अनुपम बातें बता सकूँगा। मनसरी किरानू ईसादैन में भी हिंदवी के संबंध में इसी प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण इनकी उद्गार उपलब्ध हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनका नाम था अब्दुर रहीम खनखाना। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खनखाना
था। इनके पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। पुस्तक जल्हड़ हस्ते दय चली गज्जन रीप काज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है तो वह है पृथ्वीराज रासो। प्रस्तुत उक्ति में जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है। यह वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंदबरदाई महाराज के साथ गए थे तथा अपने पुत्र जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। कहा था कि जल्हड़ ने ही चंद की अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। नीमा किस कवि की माता का नाम है तो नीमा कबीरदास की माता का नाम है नीरू नीमा। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिसे अपने वाराणसी के समीप लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया था। वहां से गुजरने वाले जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। वैसे कबीर ने अपने माता पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया किंतु जाति जुलाहा एवं बनारस का रहने वाला बताया है। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। इन्हीं के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में संत कबीर नगर के नाम से एक नए जनपद का गठन किया है जिसका मुख्यालय खलीलाबाद मगहर से लगभग 7 किमी पश्चिम में है। खोज रिपोर्टों संदर्भ ग्रंथों पुस्तकालयों आदि के विवरण के अनुसार उनके विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें प्रमुख हैं अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रैमनी, अक्षर भेद की रैमनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सार, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर इत्यादि। बीजक जिसमें साखी शब्द रैमनी शामिल हैं इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई तो कबीर की मृत्यु हुई मगहर में। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था तो शेख तकी। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है
कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे और उन्हीं के कहने से उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य रामदास ने भी इस घटना का उल्लेख इसी प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे बहोरिन अग्नि परज जारे, मैमत हाथी अग्नि झुकावे, सिंह रूपी दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे, जीवन की को समझाए, काजी पंडित सवय हराए, पार कोई नहीं पाए। शेख तकी और कबीर की संवाद प्रसिद्ध ही हैं। उसे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तभी ऊपर की व्याख्या में देखे हैं सिकंदर लोदी। कबीरदास सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। रामानंद जी प्रतिदिन काशी के पंचाग घाट पर स्नान करने जाते थे। कबीर उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तब उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे चिल्लाए। रामानंद जी ने बच्चा समझकर तुरंत गोद में उठा लिया और कहे, अरे बेटा राम राम कह। यही कबीर का मंत्र हो गया। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आई घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण जोग की ब्रज में अस आम उतारी। यह गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। या प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यह खेप का अर्थ माला का बोझ है। तो यहाँ ए और बी दोनों दिखलाया गया है, यानी यह गोपियों और उद्धव का संवाद है। और श्लेष अलंकार भी है। दूसरा विकल्प था बी में श्लेष अलंकार, तो व्याख्या के तौर पर हम लोग देख लेंगे। ये भी दोनों सही है। वस्तुतः सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, साथ ही इसमें श्लेष अलंकार भी है। सन 927 आहा कथा आराम हो बैन कभी कहाँ में 927 ईस्वी सन क्या होगा? तो वो होगा 1520। व्याख्या में देखिए, सन 927 आहा
कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन 1520 होगा। पद्मावत का यह प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी अर्थात 1520 ईस्वी के आसपास लिखा है। कवि कहयो दोहा कहयो तुले न छप्पै छंद, बिरछियो यहे विचारि कै यह बखै रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रहीम की। ये वर्वय नायिका भेद से लिया गया है। निम्नांकित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारौ छार के, कहो कि पवन उड़ावे मुख तेहि मारग उड़ी परै, कंत धरे जहाँ पाँव, अर्थात यहाँ अभिलाषा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की हैं, जिसमें विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। पद्मावत 57 खंडों का महाकाव्य है जो ठेठ अवधि में बद्ध है। यहाँ दिया है स्थापना ए विकल्प अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। कारण दे रहा है रीजन, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। यहाँ उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है। तो यहाँ सी है, ये सही है और आर गलत है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखक की मूल शर्त है, लेकिन साहित्यकार वर्ग किसी विचारधारा विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होता, अतः ये सही और बी गलत है, आर गलत है। फिर यहाँ कथन और निष्कर्ष दिया। स्थापना दिया है पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ा दिया। कारण दिया है उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ दिया है आपका ए और आर दोनों सही हैं। पश्चिम के नए ज्ञानोदय के बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, उसी कारण साहित्य के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। ए और आर दोनों सही हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं, तो पहली लेखिका हैं बंग महिला। नारी विमर्श पर लेखन की शुरुआत का श्रेय बंग महिला, वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष, को जाता है। ये हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। वे बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थी। वे मिर्ज़ापुर की एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थीं। मिर्ज़ापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद ये हिंदी लिखने लगी। दुलाई वाली कहानी इनकी मौलिक कहानी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। यह 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला पृष्ठ पे हम आगे, बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। घूरे क लता बैनी, कनातन क
डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। बी विकल्प सही है आपका। घूरे क लत्ता बीने, घूरे क लत्ता बीने, कनातन क डौल बांधे, समझदार की मौत है, बात मनोयोग्य, वृद्ध और भौं जैसे शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते थे, जिससे इनके विषयों की अनेक रूपता के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ सुमेलित करना है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, तो ये तरल आकांक्षा से भरा जो सो रहा आशा का आह्लाद, विवश से मिलकर ग्रंथ पथ में टकराएगा, मैं इस बरामदे के पास खड़ा हूँ। तो इसको हम विकल्प के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे आपका बी विकल्प सही है, यानी ऐसे कह लिया जाए, व्याख्या से भी पुनः देख लेंगे, बी का तीसरा है, अर्थात तरल आकांक्षा से भरे ए का तीसरा, यानी विष्णु का मैं ही सुदर्शन हूँ, यानी निराला जी ने कहा है। बी का पहला है, प्रसाद जी ने कहा है कि तरल आकांक्षा से हैं भरा सो रहा आशा का आह्लाद। और सी का आपका है दूसरा, यानी अज्ञे जी विश्वास से मिलकर ग्रह ग्रंथ में टकराएगा, और ये है मुक्तिबोध का, यानी चौथा यानी डी का चौथा। व्याख्या में दिया है निराला जी, प्रसाद जी। अज्ञे जी हैं और मैं बरामदे में मुक्तिबोध। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित हुई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा प्रयोजन स्पष्ट है? तो यह है लोक मंगल। कवि के रूप में तुलसीदास ने यद्यपि काव्य प्रयोजन में स्वांत सुखाय की चर्चा की है, किंतु उनकी दृष्टि में लोकहित या लोकमंगल काव्य का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए उन्होंने काव्य को सुर सरिस के समान सबका कल्याण करने वाला कहा है। प्रस्तुत पंक्ति का यही निहितार्थ है। कहाँ करुणानिधि केशव सोई, भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? तो ये है नील देवी। कहाँ करुणानिधि केशव सोई पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित नील देवी नाटक से उद्धृत है। यह ऐतिहासिक गीत रूपक नाटक नारी जाति के जागरण और देश प्रेम की प्रेरणा से उत्पन्न है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो ये कार्नेलिया ने कहा है। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त से लिया गया है, जिसमें भारत देश के विषय में कहा जा रहा है। कहने वाला यूनानी शासक सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत की प्रकृति। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसके आगे का PDF नहीं है। इसकी यहीं से पूरा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।